नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे पुस्तिका अंतराल का पाठ 3 बिस्कोहर की माटी, जिसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित अपनी आत्मकथा नंगा तलाई का गांव का एक अंश है। आत्मकथा शैली में लिखित यह पाठ लेखक ने अपने गांव और उसके प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए लिखा है। इसमें उसने अपने जीवन में माँ के महत्व, ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं से पाठकों को परिचित कराया है। सबसे पहले लेखक ने गांव की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताते हुए कहा है कि गांव वाले प्रकृति पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं। गांव में कमल के फूलों का बड़ा महत्व होता है। गांव के पोखर में कमल खिलते हैं। हिंदुओं के यहाँ भोज में भोजन कमल के पत्तों पर ही परोसा जाता है। कमल के पत्ते को पुरैन और कमल नाल को भसीन कहा जाता है। अकाल के समय कमल ककड़ी को भी खाया जाता है। इसके साथ ही कमल गट्टा भी खाया जाता है। कमल के अतिरिक्त कोइया के फूल भी खिलते हैं। कोइया फूल को कुमुद या कोका बेली के नाम से भी जाना जाता है। कोइया तो जहाँ भी पानी होता वहीं पर खिल उठता है। उत्तर भारत में कोइया के फूल हर स्थान पर दिखाई देते हैं। कोइया के फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। इसी समय तालाबों में सिंघाड़ा भी आता है। सिंघाड़े के फूल उजले और गंध युक्त होते हैं। लेखक को सिंघाड़े के फूलों से भरे तालाब में गंध के साथ एक हल्की आवाज़ भी सुनाई देती है। लेखक को शरद ऋतु में बिस्कोहर गांव में हर श्रृंगार के फूल भी बहुत ही सुंदर लगते थे। श्राद्धों में लेखक के घर के सामने मालिन हर श्रृंगार के ढेर सारे फूल रख जाती थी। गांव में ज्ञात अज्ञात वनस्पतियों, जल के विविध रूपों और मिट्टी के अनेक वर्णों आकारों का वातावरण अत्यंत सजीव था। गांव के बालक इन सब से परिचित रहते थे। उन्हें तो आकाश भी गांव का एक मोहल्ला ही लगता था। आकाश में चंदा मामा रहता था और एक बुढ़िया भी रहती थी, जो बच्चों की दादी की सहेली थी। माँ आंचल में छिपाकर बच्चों को दूध पिलाती थी। दूध पीने और पिलाने में बच्चे और माँ के सारे संबंध व्यक्त होते थे। विश्वनाथ ने एक बार दूध पीते हुए अपने माँ को ही काट लिया था, क्योंकि उसके दांत टीसते थे। माँ के अंक से लिपट कर माँ का दूध पीने में लेखक को जड़ के चेतन होने अर्थात मानव जन्म लेने की सार्थकता प्रतीत होती है। लेखक जब दिलशाद गार्डन में रहने लगा तब उसे ज्ञात हुआ कि पशु पक्षियों के संसार में भी माताएं अपने संतान का बहुत ध्यान रखती हैं। दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में भी लेखक ने देखा कि बत्तख अंडा देने के लिए पानी से बाहर निकलकर सुरक्षित कांटेदार बाड़े में अंडा देती थी और एक बत्तख कई अंडों को सेती थी। बत्तख बड़ी सावधानी से अंडों को उलटती पलटती भी थी। लेखक सोचता कि विश्वनाथ की माँ और बत्तख को यह ममता किसने दी। उसे अपने गुरुवर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का वचन याद आ जाता है कि यह सब किसी महान प्रयोजन या उद्देश्य को लेकर किया जाता है। निश्चय ही इस ममता में कोई महान प्रयोजन निहित है। लेखक जब छोटा ही था, उसके छोटे भाई का जन्म हो गया। लेखक उस समय बहुत ही छोटा था। वह माँ का दूध पीने लगा। विश्वनाथ को माँ का दूध छोड़ना पड़ा और छोड़कर गाय का दूध पीना पड़ा। गाय के दूध में माँ के दूध जैसा स्वाद नहीं था। विश्वनाथ का पालन पोषण बसेरिन दाई ने किया। वह लेखक को साफ सुथरे बिछोने पर लिटा देती। 3 बरस का बालक बिस्तर पर लेटे लेटे आकाश में बादलों के साथ लुका छिपी करते चंद्रमा को देखता रहता। वह बिस्तर पर लेटा चंद्रमा की चांदनी को देखता रहता था। बिस्कोहर गांव में विभिन्न प्रकार के फूल होते थे। कमल के,
कोइया के, हरसिंगार के, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे फूल जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। ऐसे फूलों में तोरी, लौकी, भिंडी, भटकैया, इमली, अमरूद, कदम, बैंगन, कोहड़ा, शरीफा, आम के बोर, कटहल बेर, अरहर, उड़द, चना, मसूर, मटर के फूल, सेमल के फूल। लेखक को लगता कदम का पेड़ केवल बिस्कोहर में ही है। खेतों में लहलहाती सरसों के पीले फूलों का सौंदर्य देखते ही बनता है। भरभंडा के फूल का सौंदर्य भी अद्वितीय होता है। आँखें आने पर उसका दूध आँखों में लगाया जाता है। इतना ही नहीं, घास पर भी अनेक वर्णों के फूल आते हैं। लेखक ने बचपन में इन फूलों को चखा, सूंघा और कानों में भी लगाया। वैसे तो बिस्कोहर में धान, गेहूँ, जौ, मक्का, धान के फूल भी होते हैं। बिस्कोहर गांव में अनेक प्रकार के सांप भी मिलते थे। सांप से डर तो लगता, किंतु वो दिखाई देते रहते थे। सांपों में डोहड़ा और मजगिद्दवा विशीन थे। डोहड़ा को सांपों में वामन जाति का माना जाता था, इसलिए इसको मारा नहीं जाता था। धामिन भी विशीन होता है, लेकिन मुंह में कुछ पकड़कर अगर पूंछ मार दे तो अंग सड़ जाता है। बिस्कोहर गांव में फैंटारा और घोर गड़ाइच खतरनाक माने जाते हैं। आम, पीपल, केवड़े की झाड़ी में रहने वाले सांप भी बहुत ही खतरनाक होते हैं। बिच्छू के काटने से आदमी मरता तो नहीं, लेकिन दर्द से बिलबिला उठता है। फूलों की गंधों से सांप, महामारी, देवी चुड़ैल आदि का संबंध भी जोड़ा जाता था। गुड़हल के फूल को देवी का फूल माना जाता था। नीम के फूल और पत्ते चेचक के रोगी के पास रखे जाते थे। बेर के फूल की गंध मादक होती है। बेर के फूल को सूंघने से बर्रे ततैये का डंक झड़ जाता है। बर्रे ततैये का डंक झड़ जाने के बाद लेखक और उसके साथी उनकी कमर में धागा बांधकर उन्हें लड़ाते थे। लेखक लू से बचने के उपाय भी बताता है कि किस तरह से गर्मी में भीषण धूप व लू से बचने के लिए लेखक की माँ उसकी धोती अथवा कमीज में प्याज बांध देती थी, और यदि लू लग जाती तो बच्चे को आम का पन्ना पिला देती थी। बच्चे आम को उबालकर उससे सिर धोते थे। लेखक गर्मियों में आम और जामुन को कच्चा ही तोड़कर खा जाता था। कटहल तो गर्मी का फल व सब्जी दोनों थे। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि वर्षा ऋतु में आकाश में काले बादल छा जाते, गरजते और फिर बरसते। जब वर्षा आती तो लेखक को अपने घर की छत से ऐसा प्रतीत होता जैसे घोड़ों की कतार दूर से दौड़ती हुई पास चली आ रही है। आंधी चलने पर टीन छप्पर उड़ जाते। कई दिन लगातार वर्षा होने पर दीवार गिर जाती या घर धसक जाते। वर्षा आने पर पशु पक्षी और अन्य जीव प्रसन्न हो उठते। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हरी हो उठती। पेड़ों के पत्ते साफ सुथरे लगने लगते थे। लेखक वर्षा के बाद होने वाले दृश्य से बड़ा परेशान था। वर्षा के बाद चारों ओर कीचड़ और बदबू भी खूब होती। बाढ़ आती, खेत खलियान पानी से भर जाते। लोगों को शौच के लिए जगह नहीं मिलती। लकड़ियां गीली होने से सारा घर धुएं से भर जाता। वर्षा के बाद बिस्कोहर की धरती, सिवान, आकाश, दिशाएं, तालाब, बूढ़ी ताप्ती नदी बिखर उठते थे। धान के पौधे झूमने लगते। भुट्टे, चरी, सनई के पौधे, करेले, खीरे, कांकर, भिंडी, तोरी के पौधे और लताएं भी फलती फूलती थी। नीले आकाश का प्रतिबिंब तालाब के जल में पड़ता तो तालाब का जल भी नीला ही दिखाई देता। उसे देखकर लेखक को लगता इसमें से कोई देवी देवता प्रकट होगा। खेतों में पानी देने के लिए बनाई गई छोटी छोटी नालियों में बहता हुआ पानी चांदी की धारा जैसा प्रतीत होता था। लेखक जब एक
औरत की तरफ आकर्षित होने की बात बताता है। वह बताता है कि कैसे जाड़े की धूप चैत की चांदनी की तरह सुहावनी लगती थी। बरसात की भीगी चांदनी की भांति बिस्कोहर की वह औरत लेखक को माधुर्य व शोभा के भार से दबी लगती थी। लेखक ने उस औरत को एक रिश्तेदार के यहाँ देखा था। लेखक ने जब उस औरत को देखा था उस समय वह बहुत ही कम आयु का था, केवल 10 वर्ष का, और वह औरत लगभग होगी 20 वर्ष की। विश्वनाथ को वह औरत जूही की सुगंध और चांदनी रात में चांदनी के फूल के समान दिखाई देती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो वह औरत विश्वनाथ को अत्यंत ही सुंदर लगती थी, परंतु सौंदर्य क्या होता है इसकी समझ लेखक को बाद में आई। इस औरत का विवाह बिस्कोहर में ही हुआ था। वह साहस करके लेखक ने अपनी भावना को उस नारी के सामने इन शब्दों में व्यक्त किया था, जो तुम्हें पा जाएगा वह जरूर पागल हो जाएगा। यह सब कम उम्र में लेखक के आकर्षण को दिखाता है कि किस तरह से कम उम्र के बच्चे किस तरह से आकर्षित होते हैं। लेखक की दृष्टि में बिस्कोहर सबसे अच्छा गांव है और बिस्कोहर की औरत से सुंदर कोई औरत कहीं नहीं मिल सकती। उसे बिस्कोहर की गंध अपने माँ के दूध जैसी लगती है। लेखक को माँ के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी जैसा लगता था। पिता के पसीने की बदबू भी उसे अच्छी लगती थी। गांव की स्त्रियों के शरीर से उसे बिस्कोहर की फसलों व वनस्पतियों की गंध आती थी। लेखक को बिस्कोहर के संगीत, नृत्य, मूर्ति, कविता, स्थापत्य, चित्रकला आदि सभी कलाओं के आस्वादन में वही औरत दिखाई देती थी। सफ़ेद साड़ी पहने, घने काले केश संवारे, आर्द्र आँखों से इंतजार करते उस स्मृति के साथ लेखक को यह भी बोध है कि एक दिन मृत्यु सबके लिए आती है। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। प्रश्न है, कोइयाँ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर है, कोइयाँ जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प हैं। इसे कुमुद तथा कोका बेली के नामों से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता इस प्रकार से है। पहली है, कोइयाँ पानी से भरे गड्ढे में सरलता से पनप जाता है। यह भारत में अधिकतर स्थानों में पाई जाती है। इसकी खुशबू मन को प्रिय लगने वाली होती है। शरद ऋतु की चांदनी में तालाबों में चांदनी की जो छाया बनती है वह कोइयों की पत्तियों के समान लगती है। दोनों एक समान लगती हैं। प्रश्न है, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर है, बच्चे का अपनी माँ से बहुत गहरा संबंध होता है। वह संबंध माँ की कोख में आने के साथ ही जुड़ जाता है। वह जन्म लेता है तो माँ के दूध पर ही 6 महीने तक निर्भर रहता है। इस दूध को वह आगे 3 वर्षों तक ग्रहण करता रहता है। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते समय अपने आंचल की छांव में रखती है। इससे माँ बच्चे के मध्य संबंध सजीव हो उठता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ जीवन के कई वर्ष बिताते हैं। बच्चा माँ के साथ ही रोता, हंसता, खेलता, खाता, पीता, बड़ा होता है। माँ इन क्रियाओं से सुखी होती है। वह बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है। वह बच्चे को ममता की छांव के तले रखती है। बच्चा माँ के आंचल में दूध पीता हुआ अपनी माँ के स्पर्श तथा गर्माहट को महसूस करता है। वह बच्चे के लिए उसका पोषण करने वाली मित्र तथा एक स्त्री होती है। माँ का दूध पीकर बच्चा मानव जीवन की सार्थकता को पूर्ण कर देता है। प्रश्न है, विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया? उत्तर है, विश्वनाथ अभी छोटे ही थे। माँ के दूध का सेवन कर रहे थे कि उनके छोटे भाई का जन्म हो गया। छोटे भाई के जन्म के कारण उन्हें माँ का दूध पिलाना बंद कर दिया गया। अब माँ का दूध छोटा भाई पीता था। विश्वनाथ इसे स्वयं पर अत्याचार कहते हैं। माँ का दूध कट जाना उनके लिए अत्याचार के समान ही है।
छोटा भाई माँ का दूध पीता और विश्वनाथ को गाय के दूध पर ही निर्भर रहना पड़ता। प्रश्न है, गर्मी और लू से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। क्या आप भी उन उपायों से परिचित हैं? इसका उत्तर है, गर्मी और लू से बचने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं। धोती तथा कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध दिया जाता था। दूसरा, लू से बचने के लिए कच्चे आम का पन्ना भी पिया जाता था। तीसरा, कच्चे आम को भूना जाता था, गुड़ तथा चीनी के साथ उसका शरबत पिया जाता था। उसे शरीर पर भी लगाया जाता था, उससे नहाया भी जाता था। चौथा है, कच्चे आम को भूनकर या उबालकर सिर को भी धोया जाता था। तथा हम केवल प्याज के प्रयोग तथा आम पन्ना पीने वाले उपायों से परिचित हैं, अन्य विवरण हमने नहीं सुने। प्रश्न है, लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की? इसका उत्तर है, बत्तख अंडे देने के बाद पानी में नहीं जाती है। जब तक उसके अंडों से बच्चे नहीं निकल जाते तब तक वह उन्हें सेती है। वह अंडों को अपने पंखों के मध्य रखती है। इस तरह वह बच्चों को सबसे बचा कर रखती है। वह अपने अंडों तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सतर्कता के साथ, कोमलता के साथ काम लेती है। वह एक तरफ जहाँ वह सतर्क होती है, वहीं दूसरी ओर वह प्रयास करती है कि उसके अंडों तथा उनसे निकलने वाले बच्चों को कोई नुकसान न पहुँचा सके। ऐसे ही विश्वनाथ की माँ भी करती है। वह अपने बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल करती है, उसे दूध पिलाती है, अपने साथ सुलाती है, उसका हर एक कार्य करती है। इस कारण लेखक विश्वनाथ ने अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है। प्रश्न है, बिस्कोहर में हुई बरसात का जो वर्णन विश्वनाथ ने किया है उसे अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर है, बिस्कोहर की बरसात सीधे नहीं होती है। पहले आकाश में बादल घिर जाते हैं, उसके बाद गड़गड़ाते हैं। दिन में यदि बादल आकाश में छा जाए तो लगता है मानो रात हो गई। तेज बारिश होने लगती है। बारिश होने का स्वर तबला, मृदंग तथा सितार जैसा लगता है, लेकिन जब तेज होती है तो लगता है मानो दूर से घोड़े भागे चले आ रहे हों। प्रत्येक स्थान को वर्षा भिगो देती है। एक दिन होकर वर्षा बंद नहीं होती, कई कई दिन तक होती रहती है। इसके कारण किसी मकान की छत उड़ जाती है तो कभी जमीन धंस जाती है। नदी में बाढ़ तक आ जाती है। गांव के सभी पशु पक्षी बरसात का आनंद उठाते हुए यहाँ से वहाँ भागते दिखाई देते हैं। नदी नाले भर जाते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। पहली बरसात से चर्म रोग दूर भी होते हैं। प्रश्न है, फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, कैसे? इसका उत्तर है, लोगों का मानना है कि फूल अपने रंग तथा गंध के कारण पहचाने जाते हैं। लेखक इस बात को नकारता है। वह गंध की महत्व को स्वीकार करता है, लेकिन वह यह भी कहता है कि फूल केवल गंध नहीं देते, दवा भी करते हैं। वह भरबंडा नामक फूल का वर्णन करता है। इस फूल से निकलने वाला दूध आंखें आने पर दवा का काम करता है। इसे आंख में निचोड़ देने से आंख की बीमारी सही हो जाती है। नीम के फूल चेचक के मरीज को ठीक कर सकते हैं। बेर के फूलों को सूंघने मात्र से ही बर्रे ततैये का डंक अपने आप झड़ जाता है। प्रश्न है, प्रकृति सजीव नारी बन गई। इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी कुछ मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं आपस में गुथी हुई हैं। जब लेखक 10 बरस का था तो उसने एक स्त्री को देखा था। वह उससे 10 वर्ष बड़ी थी। उसका सौंदर्य अद्भुत था। संतोषी भाई के घर के बाहर आंगन में एक जूही की लता लगी थी। उससे आने वाली सुगंध लेखक के प्राणों तक को महका गई थी। लेखक चांदनी रात में लता पर खिले फूलों में चांदनी को देखता। उसे प्रतीत होता मानो चांदनी जूही के फूलों के रूप में लता में उगाई हो। यहाँ लेखक प्रकृति को जूही, खुशबू, लता तथा स्त्री के रूप में देखता है। उसके लिए ये अलग अलग नहीं है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं।
अतः वह औरत को चांदनी के रूप में जूही की लता सी प्रतीत होती है। वह प्रकृति में उस औरत की ओर औरत को प्रकृति के रूप में देखता है। इस पाठ की पुनरावृत्ति के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।